कितना नंबर तक थे हम लोग? 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? आप याद कीजिए, वाष्प दाब का संबंध मोल फ्रैक्शन से था, रॉल्ट ने बताया था। इसका सही आंसर होगा मोल प्रभाज या मोल अंश। तो 8 का होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? बोले थे ना, जब क्वथनांक पूछेगा तो पूछेगा उच्चतम होगा, और हिमांक पूछेगा तो पूछेगा न्यूनतम होगा। देखो, सब में देखो कंसंट्रेशन सेम दिया, 0.01, 0.01, 0.01, 0.015। इसमें थोड़ा ज्यादा है लेकिन लगभग आपस में बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि यूरिया टूटेगा नहीं। NO3 टूटेगा 2 आयन में, K+ और NO3- में। ये टूटेगा 3 आयन में, 2 गो सोडियम और एगो सल्फेट आयन में। और ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो कौन सबसे ज्यादा टूटेगा? Na2 सोडियम सल्फेट, यही ना टूटेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कुछ निम्न में से किस गुण के लिए संरचना समावयवी C2H5OH एवं CH3OCH3 का मान समान होगा? ये क्वेश्चन बड़ा दिमागी है, थोड़ा ध्यान से सुनो पहले। C2H5OH और CH3OCH3 ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, क्रियात्मक समावयवी है। जो फॉर्मूला इसका आएगा वही फॉर्मूला इसका आएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वही इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आपस में समान है। आपसे कहता है क्वेश्चन कि नीचे 4 गो गुण हम लिखे हैं, बताइए कि कौन सा गुण दोनों के लिए समान होगा। इसका मतलब है कि 3 गो समान नहीं होगा, एगो समान होगा। ये बताइए आप, C2H5OH में O किसके साथ जुड़ा हुआ है? H के साथ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एल्कोहल में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ईथर है, CH3OCH3। O के इधर भी कार्बन, O के इधर भी कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होगा। यदि हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा तो एक मॉलिक्यूल इसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को कस के पकड़ लेगा, जबकि यहाँ पर उस तरह की कोई बात नहीं होगी। एक दूसरा को, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, सब एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन के थ्रू जुड़ जाएगा। तो बताओ, जब हम इसको और इसको गर्म करें तो बॉईल करने के लिए कहाँ ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी? एल्कोहल के केस में या ईथर के केस में? एल्कोहल के केस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन यदि ज्यादा है तो बंधन को पहले तोड़िएगा तब न वो उड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, यानी दोनों का क्वथनांक बराबर होने वाला नहीं है। तो पहला क्वथनांक है, यानी ये बराबर नहीं होगा। दूसरा है समान ताप पर वाष्प दाब। वाष्प दाब कैसे बराबर होगा? इसमें ये कम वाष्पीकृत होगा और ये ज्यादा वाष्पीकृत होगा। वाष्प दाब यदि दोनों का समान होता तो निश्चित था कि क्वथनांक भी आपस में समान होता। वाष्पन की उष्मा ये भी समान नहीं होगा। वाष्पन की उष्मा का मतलब हुआ 1 ग्राम किसी द्रव को उड़ाने में जितना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो निश्चित है कि एल्कोहल को उड़ाने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और ईथर को उड़ाने में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वाष्पन की उष्मा भी दोनों की अलग अलग होगी। ये सही है, समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट समान है तो निश्चित है कि समान ताप और दाब पर उसका घनत्व भी आपस में समान होगा, क्योंकि वेट समान है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। ये लास्ट ऑप्शन सही 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 है।
ये क्वेश्चन नंबर 11। मोलल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, आप याद कीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग आता है, और इसीलिए यह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म ऐसा गुण है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। केबी और के एफ का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग विलायक के लिए केबी और के एफ का मान अलग अलग होता है। इसका सही आंसर होगा विलायक की प्रकृति पर, यानी सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है, इसका ये मतलब हुआ कि जब तुम बेंजीन में बेंजोइक एसिड को डालोगे तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल बेंजीन के अंदर जाके एक हो जाएगा, यानी संगुणन की बात हो रही है। जैसे एक मॉलिक्यूल दो में टूट जाता था, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में एक हो रहा है, संगुणन की बात हो रही है। इसका मतलब एन का मान कितना हो जाएगा, 2। आप याद कीजिए, संगुणन के केस में आप फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, आई बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। एन का मान कितना हो गया, 2। तो आई बराबर हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अल्फा में अल्फा बाय 2 घटाइएगा तो अल्फा बाय 2 है ना बचेगा। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1 - अल्फा बाय 2, यानी यही समीकरण होगा, यानी इसका सही आंसर होगा सी नंबर, आई बराबर 1 - अल्फा बाय 2। क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व किए थे इसको, सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आपको लिखना भी पड़ेगा, इसमें इसको भी आप लिख लीजिए। अच्छा, ये दो कहाँ से आया, डाइमेराइज द्वितीयक है इसीलिए इनका मान कितना हो गया, 2। तृतीयक होता ट्राइमेराइजेशन, तो इनका मान कितना होता, 3। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। आप ये बताइए, घोल का भार यानी विलियन का भार दिया हुआ है 234.2 ग्राम, और उसमें चीनी का भार दिया हुआ है 34.2 ग्राम, तो बताइए जल का भार कितना होगा। विलियन के भार में से विलय के भार को घटा देंगे, तो 234.2 में 34.2 घटाइएगा तो 200 ग्राम न बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जल का भार हो गया 200 ग्राम और चीनी का भार हो गया 34.2 ग्राम। मोललता निकालना है, तो 34.2 ग्राम को मोल में बदल दीजिए तो विलय का मोल पता चल जाएगा। 200 ग्राम पानी है, उसको केजी में बदल दीजिए तो विलय का भार केजी में पता चल जाएगा। मोल बटा केजी करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मोललता। इस क्वेश्चन को बनाना यदि है तो हम समझा देंगे हैं, आप यहाँ से देखिए, ये बना हुआ आपको मिल जाएगा। तो जो लोग लिखना चाहते हैं आप लिख के चल सकते हैं, लिख के चल सकते हैं। और यदि आपको दिक्कत हो, चाहे ऑनलाइन वाले लोग हों या ऑफलाइन वाले लोग, यदि आपको दिक्कत हो तो जरूर बोलिए, हम फिर से बता देंगे। अभिषेक कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर लोग लेक्चर ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो लाइव नहीं पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं। लाइव लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, रिकॉर्डेड में आप अपनी बात हमको नहीं कह पाइएगा। अभी आप यदि कुछ भी कमेंट करते हैं तो वो हम हमारे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, हम आपके इस कमेंट को देख रहे हैं, और आप लोग का तो कमेंट फेस टू फेस सुन ही रहे हैं।
हो गया लिखा हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। जिनको भी लिखना होगा फास्ट लिखिएगा, है कि टाइम बहुत लग रहा है इसमें। यदि K2HgI4 के लिए अल्फा का मान 40 है, अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन की मात्रा। अल्फा यदि 40 दिया तो अल्फा का एक्चुअल मान होगा 0.4, याद है? अल्फा 90% होता तो अल्फा होता था 0.9, 100% होता था तो अल्फा होता था 1%, 1। तो वांट ऑफ गुणक x का मान है। वांट ऑफ गुणक यदि आप निकालना चाहते हैं, आप बताइए, पानी में डालिएगा तो ये टूटेगा 2K प्लस में, और HgI4 2 माइनस में, कुछ इस तरह से। देखो, K2HgI4 टूटेगा 2K प्लस में, HgI4 2 माइनस में। पोटासियम का 2 आयन और इसका 1 आयन। ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो पावर है ये आयन की संख्या नहीं है, वो तो आवेश की संख्या है कि एक आयन पर आवेश कितना है। तो कुल आयन कितना हुआ? 2 और 1 3, एन का मान 3। अल्फा 40% दिया हुआ, यानी अल्फा का मान 0.4। डिसोसिएशन के केस में आई बराबर होता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। आई बराबर 1 प्लस एन का मान कितना? 3, 3 माइनस 1, अल्फा का मान 0.4। इसको गुना भाग करेंगे तो आ जाएगा आई बराबर 1.8, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। उतार लीजिए। जो भी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन वाले लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हो सके तो क्लास लाइव कीजिए। लाइव टाइम जो है, लाइव होने का टाइम है 8:20 से 9 बजे तक, 9:05 तक सुबह में। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो तुरंत फ़ोन कीजिए 7979019137 पर। यहाँ हम अवेलेबल होंगे या कोई ना कोई आपको रिप्लाई दे देगा। जो PDF टेलीग्राम पे डाला जाता है उसका हार्ड कॉपी जरूर निकलवा लीजिए, चाहे जो लोग जहाँ से भी पढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन विलियन राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक वाले का ट्रिक क्या क्या याद करने के लिए बोले थे, बताओ तो, याद करो तो। या तो अम्ल हो, और नहीं तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो, यही तो बताया गया था ना। क्लोरोफॉर्म ढूंढिए, है कहीं? CHCl3, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये धनात्मक विचलन वाला विलयन है, ये आदर्श विलयन वाला विचलन है, ये आदर्श विलयन वाला विचलन है, और ये ऋणात्मक वाला है। सेम नेचर, सेम नेचर, एल्कोहल वाटर पॉजिटिव विचलन, ये ऋणात्मक विचलन। तो 15 का कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट डी। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 5.8 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का मोल प्रभाज क्या होगा? दोनों के ग्राम को किस में बदल देंगे? मोल में। और जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखेंगे। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। 5.8 ग्राम NaCl, 5.8/58, यानी कितना मोल? 1/10। 90 ग्राम जल यानी 90/18 मोल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। 18 × 90 यानी 5 मोल। कुल मोल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5.0.1 बराबर 5.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्वेश्चन में पूछा है, तो 0.1/5.1 1/51 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 0.01 समथिंग आ जाएगा, जिसको हम ऑप्शन नंबर बी में चेक कर सकते हैं। ये बी नंबर होगा, तो 16 का होगा बी। नहीं, चलेगा। 58.5 होता है ना। इधर देखिए, ये एक्चुअल में होता है 58 दशमलव
5, लेकिन आप डिवाइड करेंगे तो लगभग वही आपको आंसर आएगा। तो कोशिश कीजिए कि राउंड फिगर में लेके जल्दी से निकल जाए। अब इसमें 58/5 से कीजिएगा, भाग दीजिएगा ना, तो आंसर आएगा 0.100 समथिंग। बात वही हुआ 0.1 ही, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है कि डिसिमल के बाद के चीज़ों को या तो छोड़ें और नहीं तो उसको शॉर्टकट करें, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो। ये बात बिल्कुल सही है कि ये होगा 58.5। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस यौगिक का वन टॉप गुणक K4 FeCN के होल 6 के बराबर होगा? एक बात बताइए, K4 FeCN का होल 6 टूटेगा 4K प्लस में और FeCN होल 6 4 माइनस में। 4 गो पोटासियम आयन और एगो इसका आयन, यानी कुल मिला के कितना हो गया 5। तो वन टॉप गुणक उसी का इसके बराबर होगा जो टूट के कितना आयन देता हो 5। Al2SO4 का होल 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये 2 गो अल्युमिनियम देगा और 3 गो फॉस्फोरेट देगा। 3 2 कितना हो गया 5, दोनों का एन बराबर हो गया तो वन टॉप भी बराबर होगा, यानी 17 का क्या होगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन पर भी हम विचार करते हैं। देखिए इधर NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, यानी 2 गो आयन देगा। ये टूटेगा एगो अल्युमिनियम में 3 गो नाइट्रेट में, यानी 4 गो। ये टूटेगा 2 गो सोडियम में और एगो सल्फेट में, यानी 3 गो। 2 4 3 5 और इसका भी कितना आया 5 5 5, दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी 17 का सही ऑप्शन क्या होगा ए। ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। अच्छा एक चीज सुनो, चैप्टर समाप्त होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 6 क्लास तो आज हो गया, कल 7वां क्लास में जाके ये समाप्त होगा। अरे ये तो हम पहले बोले हैं कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है, टाइम अपने पास बहुत है और बहुत आराम से सिलेबस खत्म होगा, कोई धरफरी नहीं है। लेकिन क्रैश कोर्स में जितना काम हम कर रहे हैं वो तो टाइम लगने वाला है ही, वो तो लगेगा ही। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होना चाहिए था वो सब कुछ हम कर रहे हैं, और आपके लिए बस हम एक ही चीज छोड़ रहे हैं, वह है इसको मेंटेन करना, इसको याद करना। तो घर पर तो आप ज़्यादा तो कुछ करते होंगे नहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो घर पर जो टाइम आप केमिस्ट्री के लिए देते हैं उसमें आप मैक्सिमम टाइम उसको रटने में दीजिए, याद करने में दीजिए। और यदि 7 चैप्टर में 7 क्लास में सॉल्यूशन खत्म हुआ है तो 7 क्लास में क्या आप इतना बात याद नहीं कर सकते हैं? एक बार याद कीजिए, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। कम से कम एग्जाम तक जाते जाते ये मेंटेन रहना चाहिए, तभी काम चलेगा अच्छा से, नहीं तो फिर काम चलाऊ हो जाएंगे आप। तो याद कीजिएगा, उम्मीद है कल जबरदस्त पूछताछ चलेगा, क्योंकि कल चैप्टर समाप्त होगा। आधा क्लास में खत्म हो जाएगा, आधा क्लास में बखिया उधेड़ देंगे। नहीं आएगा, यदि अगला दिन फिर नहीं क्लास करने दिया जाएगा तो वो सब नहीं चलेगा। और नहीं तो यदि नहीं मार खाना है, मान लो यदि तुम ईमानदार नहीं बन पा रहे हो, तुम लिख के दे देना हमको कि सर हमको हमरा से मतलब आप नहीं रखिए, हम फेल करें या पास करें इस सबसे मतलब आपको नहीं रहना चाहिए। तो उसी शर्त पर कुछ नहीं कहेंगे।
25 डिग्री सी पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 एम घोल का परासरण दाब सबसे अधिक होगा? जो सबसे ज्यादा टूटेगा उसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा। CaCl2 3 गो में टूटेगा, ये 2 गो में टूटेगा, ये और वो टूटेगा ही नहीं, तो कहीं कौन सा सही आंसर होगा? CaCl2। क्वेश्चन नंबर 19, इतना अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन का सांद्रण क्या होगा? सांद्रण का मतलब मोलारिटी, देखो ना आंसर में भी एम दिया हुआ है, कैपिटल एम। अब बताओ, इतना अणु है, संख्या दिया हुआ है, संख्या को मोल में कैसे बदलते हैं? मौलिक एवोगाड्रो नंबर से भाग देके 6.02 इंटू 10⁻20 बटा 6.02 इंटू 10⁻23 भाग देंगे तो ये 1/1000 आ जाएगा, यानी 1000 1/1000 मोल। और ये 100 मिलीलीटर है, लीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1000 1/1000 बटे 1/10। आप उसको गुना भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 0.01। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इधर बना हुआ है। रेगुलर क्या, रेगुलर कोर्स वाला तुम लोग फुल पेड किया ना सब रे? कि बेईमानी किया है? बेईमानी करने देंगे तब ना। कोई नहीं बेईमानी किया है, हाँ? सब ईमानदार है। हाँ, यही होना चाहिए। नहीं तो एगो टीचर हैं, समझा, हम तो नहीं सब बात बोलते हैं, एगो टीचर है बोलते हैं बाल बच्चा लूल ना कर जन्मेगा यदि टीचर का रुपया बचाया तो। नाम नहीं लो। ये सब टाइप का बात बोलने वाले लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम रुपया दो या ना दो, हम इस तरह का बात तुम्हारे लिए कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कहीं से फेयर नहीं है, ये तरीका गलत है। मान लो सच में कहीं ऐसा हो गया तो तुम जिंदगी भर हमको गाली देते रह जाएगा, जो कि एक नेचुरल फिनोमेनन है, हो जाता है। क्या रे? बहुत सारा लूल्हागर आदमी घूमता है, इसका मतलब है कि उसका माँ बाप रुपया नहीं दिया होगा जिसमें पढ़ाई कर रहा होगा? ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आपको ईमानदार रहना चाहिए। नहीं नहीं, मोह माया बात देखो, मोह माया का नहीं है, बात ये है ना कि रुपया निकालने के लिए जिस स्तर तक गिरा जा सकता है टीचर गिर जाते हैं, तरीका ये सही नहीं है। मार के भगा दीजिए, अनसंट बोलने की क्या जरूरत है? और नहीं तो बहुत ज्यादा गरीब है तो फ्री में पढ़ा दीजिए। तुम 100 रुपया जमा किए झूठे? लो दिखात पेपर, तुम्हारे पेपर में 100 रुपया ड्यूज लिखा हुआ है। बहुत फंटिसबाज हो गई है ना रे। अच्छा ईमानदार, फंटिसबाज नहीं, ईमानदार। रुपया जमा कीजिए उसको। हो गया, उतार लीजिए इसको। कुछ लोगों के पेपर में ड्यूज लिखा हुआ है, जिनका ड्यूज है वो सब अब चेकिंग होगा, धराइएगा। देखो, हम प्यार से जब समझाते हैं तो समय समझ जाया करो, क्योंकि जब हम गुस्सा में आते हैं उसके बाद हम समझते उमझते नहीं हैं। तब हम तब हमारी दुनिया ही अलग होती है, उस दुनिया में सिर्फ हम ही होते हैं, बाकी कोई नहीं। आदमी जो हम सुदामा टाइप के ठहरे। तो क्वेश्चन नंबर 20, BaCl2 NaCl और ये है ग्लूकोज, ये सममोलर विलयन के परासरण दाब का क्रम, सही क्रम क्या है? परासरण दाब उसका सबसे अधिक जो सबसे ज्यादा टूटेगा। कौन सबसे ज्यादा टूटेगा? BaCl2 सबसे ज्यादा टूटेगा 3 गो में, NaCl टूटेगा 2 गो में, और ग्लूकोज तो टूटेगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, उससे सही ऑर्डर है, ए नंबर ही सही है। अच्छा एक एक चीज देखिए, ए नंबर और डी नंबर पर गौर कीजिए, क्रम जो वो है वही ये है, खाली उल्टा है। इसका सबसे कम होना चाहिए था, साइन में सबसे ज्यादा। ये वाला जो साइन होता है ये इधर वाला, ये बड़ा वाला को दिखाता है और इधर वाला छोटा वाला को दिखाता है, तो ये उल्टा हो गया ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, P0 माइनस PS बाई P0 बराबर N/N प्लस N, इसी को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं।
ये नियम कौन दिया था? राउल्ट ने, तो राउल्ट हो जाएगा। जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलय, जिसका मोलिकुलर वेट 100 वाले विलियन के क्वथनांक को डेल्टा टीमी है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? यानी केवी पूछ रहा है। इधर देखिए, जल है 100 ग्राम यानी बी का मान 100, विलय है 10 ग्राम यानी ए का मान 10, और मोलर मास कितना? 100। डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी गुना स्मॉल एम को ही एक बट एक गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना मोलिकुलर वेट लिखते हैं। ए का मान 10, विलय का भार कितना? 100, और मोलिकुलर वेट कितना था? 100। जब इसको गुना भाग कीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा एक। यानी डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा केबी, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक डेल्टा टीवी के बराबर होगा। इसका 22 का होगा सही ऑप्शन सी। चेक लगाइए, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, वैसे आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी नहीं था। अच्छा, एक और चीज़, जो लोग रेगुलर वे में नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत होगा, वैसे लोग जो सिर्फ क्रैश कोर्स करने आए हैं, रेगुलर कोर्स यहाँ या कहीं भी नहीं पढ़े हैं, आप लोग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे। और यदि समझ सकते हैं तो जितना समझा रहे हैं उतना समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि हम सारे न्यूमेरिकल भी आपको समझाने लगे तब फिर उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, फिर ये 6-7 दिन में सॉल्यूशन खत्म होने वाला नहीं है, फिर 1-1.5 महीना एक एक चैप्टर में लगेगा, जैसे लगाया है शुरू में। तो उतना क्रैश कोर्स है तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा, लेकिन वहां पर अथवा में दिया रहता है दूसरा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो आप न्यूमेरिकल छोड़ के सब्जेक्टिव वाला बना दीजिए। अच्छा, एक और बात, हम आपको ये बोले हैं कि 100 में बोले हैं कि 80 नंबर तक आएगा, ऐसा तो नहीं बोले कि 100 में 100 आएगा। तो वो जो 20 नंबर कटेगा इसने इसने क्वेश्चन में कटेगा, बाद बाकी आप कर सकते हैं। ये भी है इजी, यदि करना चाहें तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है? प्रकाश सक्रियता। 4 गो अनुषंग गुणधर्म में क्या इसका नाम कभी बताया गया? तो 23 का होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, 0.1 एम बी एन ओ थ्री का होल टू विलियन का वन टॉप गुणक 2.74 है, इसकी वियोजन की मात्रा क्या होगी? वियोजन की मात्रा मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? अल्फा। सबसे पहला काम ये करो, इसको तोड़ो, ये टूटेगा बी ए प्लस प्लस में और 2NO3 माइनस में। एक आयन मिलेगा बी ए का और 3 आयन मिले 2 आयन मिलेगा NO3 का, यानी कुल आयन क्या को होगा? 3। इसको जब आप तोड़िएगा तो कुछ इस तरह से टूटेगा, एन का मान कितना? 3। वियोजन के लिए आई बराबर क्या होता है? 1 + n - 1 अल्फा। वन टॉप गुणक का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 2.74। तो आई का मान हम कितना रख दिए? 2.74, वन का वन, एन का मान कितना रखे? 3, 3 - से गुना अल्फा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो अल्फा का मान आ जाएगा 0.87। इसी को जब ऑप्शन देखिएगा ना तो पॉइंट में कोई आंसर नहीं है, सब परसेंट में है, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट में बदल जाएगा। 0.87 को 100 से गुना करेंगे 87%, यानी अल्फा का मान होगा 87%, यानी 100 में 87 को मॉलिक्यूल टूटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए 24 का बी सही है। जिनका भी ड्यूज रह गया होगा क्रैश कोर्स वाला 100-200, वो जमा कर लीजिएगा। ये एकदम जरूरी है, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, वो सब धराइएगा, पिटाइएगा उस समय बुरी तरह। भगाएंगे और अब नहीं, भगाने के लिए तुमको थोड़े यहाँ बुलाया गया है, मारेंगे। हाँ ना, मार देंगे, हाथ गोड़ तोड़ देंगे, लुल बनर गड़ जाएगी या गड़ जाएगा, बस मिजाज हरियर हो जाएगा। चेकिंग अभी इसलिए नहीं करवाए थे कि सॉल्यूशन चल रहा था, पहला चैप्टर था, कुछ लोग लेट सेट आए थे, बोला चलो थोड़ा ढील दे देते हैं। एडमिशन सबका हो गया है ना? ठीक है, उसको भी देख लिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, विलयन का अनुसंग गुणधर्म वह गुण है जो निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म तो हमेशा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो होगा सिर्फ, यहां पर अच्छा होता है लिखा होता कि सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर, लेकिन बाकी का देखो, कणों की प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है, आकृति पर नहीं निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर। तो जो ऑप्शन है उसमें एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डी है, तो सही आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, एक जलीय विलयन माइनस इतना पर जम जाता है, के एफ के वी का मान दिया हुआ, इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ये एक दिमागी क्वेश्चन है, देखने में लगता है ये ऑब्जेक्टिव, सच पूछिए तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, विलयन का क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है, यानी डेल्टा टीवी का ना मान पूछ रहा है, केबी का मान और केएफ का मान दिया हुआ है, विलयन जम कितना पड़ जाता है? -0.186 डिग्री। बताइए यही ना टीएफ का मान है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा टी एफ बराबर होता है केवी गुना एम, क्वेश्चन में केवी का मान दिया, के एफ का मान दिया, तो डेल्टा टीवी बराबर लिख सकते हैं केवी गुना, केवी का मान कितना रखेंगे 0.512, लेकिन दिक्कत क्या है कि मोललता का मान क्वेश्चन नहीं दिया है, तो फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो इसके लिए हमारा सबसे पहला टारगेट होगा किसका मान निकालना? मोललता का। डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग पढ़े हैं के एफ गुना एम, के एफ का मान क्वेश्चन दिया है ना 1.86 गुना स्मॉल एम की जगह पर हम स्मॉल एम लिख देते हैं। अब बताइए इस डेल्टा टी एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ शुद्ध विलायक का हिमांक और टी एफ विलयन का हिमांक। जलीय विलयन कहता है तो जल का हिमांक 0 डिग्री से, और विलयन का हिमांक क्वेश्चन में दिया हुआ है -0.186 डिग्री से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर देखो के एफ का मान क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 1.86 गुना मोललता, क्या मोललता यहाँ से नहीं निकल जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.86 इधर आएगा तो बटा में बदल जाएगा, मोललता का मान आ जाएगा 1/10, 1/10 यानी 0.1। अब बताइए डेल्टा टीवी बराबर के बी एम जो लिखे थे वहाँ लिख दिए, के बी का मान क्वेश्चन दिया है वह है 0.512, 0.512 लिख दिए, एम का मान आ गया 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.0512, और ये ऑप्शन नंबर डी में उपस्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। उतार लेंगे इसको। ठीक है, सुबह में 6 से 7 में ये सब बात बताएं इसीलिए लिखा हुआ है, अन्यथा लिख के ही हम बता देते हैं, और उम्मीद करते हैं इतना हिंट के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी ऑफलाइन ऑनलाइन जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है या होती है, आप खड़े होकर बोलिए, दोबारा फिर से हम समझा देंगे। टाइम को लेके तो सब मत सोचना, टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा है। सिलेबस में भी तुम लोग को लग रहा होगा कैसे ख़त्म होगा नहीं होगा, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ही ये भी ख़त्म होगा, अब वो भी बिफोर ख़त्म होगा। आप लोग समराइज करना सीखते हैं इंग्लिश में, सारांश जिसको हिंदी में बोलते हैं, सीखते हैं ना? क्या होता है वो? कोई लंबा चौड़ा खिस्सा कहानी रहता है, उसी को शॉर्टकट में हर तरह से लिख देना, वही ना सारांश या समराइज है। वही समराइज करना या समरी उसी को बोलते हैं, एक ही बात हुआ। तो आप समरी कितना बढ़िया लिखते हैं, ये दो चीज पर डिपेंड करता है कि आप उस कहानी को या उस पद या गद को कितना बढ़िया समझे हैं, और आपका राइटिंग स्किल क्या है, कैसा है। आप इफेक्टिव लिख देंगे और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ये जो समरी वाली बात है ना, ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं चलता है, ये चीज हर जगह चलता है। आप जानते बहुत डिटेल में है और उसको सामने वाले को बताना है शॉर्टकट में, तो ये सब आपके नॉलेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके राइटिंग स्किल, इस सब पर निर्भर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम पूरा केमिस्ट्री जान रहे हैं और हमको डिलीवर करना है, तुमको दिखाना है कि नहीं देखो ये सब चीज़ होता है, सब चीज़ तुमको आना भी चाहिए, तो उसका अपना एक स्किल होता है देने का कि आप कितना बेहतर तरीके से कम चीज़ों में आप बेहतर कर सकते हैं।
एक चीज बताओ, तुम्हारा 2-4 को कॉपी तो भर गया होगा। अब सोचो कि कम से कम कोशिश में उतना कॉपी भर गया, यदि हम तुमको किताबी लैंग्वेज में लिखाना शुरू कर दे तो कौन हाल होता। ये 5 गो पेज कॉपी जो है 15 पेज कॉपी हो जाता, लिखाने में टाइम भी ज़्यादा लगता, समझा नहीं पाते तब ज़्यादा, चूंकि लिखाना ज़्यादा होता, किताब देख के लिखाते रहते तो भरदम जो है सो कॉपी भरते रहता। और तुमको लगता कि बड़ा बढ़िया पढ़ाए हैं, 15 कॉपी भर दिए। वो नहीं होता है। 15 कॉपी भर देने या भरदम लिखा देने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब होता है कि चीज़ों को बढ़िया से समझे आप कितना है, और एक टीचर के रूप में हम आपको समझाए कितना है, और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज कितना आप जानते हैं, आप कितना इंटरेक्ट हो पाते हैं सब्जेक्ट से, ये मैटर करता है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ टीचर सुनने में आया, बोल रहे थे क्या पढ़ाते हैं इतना जल्दी सिलेबस खत्म कर दिए। अरे जरा बुझने आएगा तब ना, सिलेबस खत्म करने आएगा तब ना तुम सिलेबस खत्म करेगा। उतारने से फुर्सत नहीं मिलता है, कहाँ से सिलेबस खत्म होगा। एक चीज तुम हमेशा ध्यान से सुनो और समझो। यदि तुम जो जो क्वेश्चन का आंसर हम लिखाए हैं ना तुमको, उसी क्वेश्चन को तुम गेस्ट पेपर में जाके देखो, तुम उसका आंसर देखना, इस आंसर से सीधे तिगुना चौगुना आंसर लिखा हुआ होगा, सीधे तिगुना चौगुना होगा। आप एक बात बताइए कि उस बुकिश लैंग्वेज को यदि हम लिखाने लगेंगे तो आपको नहीं लगता है कि फिर सिलेबस टाइम से खत्म नहीं होगा, लंबा जाएगा, चीजें ज्यादा से ज्यादा आपके कॉपी में चली जाएगी। एग्जाम में कहता है कि विद्यार्थी अपनी भाषा में आंसर करे, और आप क्या कर रहे हैं, किताबी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपको एवरेज नंबर मिलता है। अरे आप कम बातों में अपना हर एक बात रख दीजिए ना, क्या जरूरत है 18 पेज लिखने की, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। साइंस जो है वह लैंग्वेज का चीज नहीं है, वो समझ की चीज है, एक्सप्लेनेशन की चीजें हैं, डेरिवेशन की चीजें हैं। और दिमाग वाला आदमी इसको ज्यादा लिखता नहीं है, ये बहुत शॉर्टकट में सॉल्व कर देता है। मैथमेटिक्स में आप सुनते होंगे कि गुना भाग करने में ना ट्रिक अपनाया जाता है। अब बताइए जो डिटेल में गुना करेगा वो भी उतने आंसर लाएगा, जो ट्रिक से लाएगा उतने आंसर लाएगा। इसीलिए ना जनरल कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। तो माइंड का शार्प बनिए, तेज बनिए। अब आप कहेंगे सर यही फंडा 11th में क्यों नहीं अप्लीकेबल था। ये फंडा 11th में इसलिए अप्लीकेबल नहीं था क्योंकि उस समय आप इंसान थोड़ी थे, उस समय आप जानवर थे। आपका दिमाग अगर एकदम पैदल था, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए, बैच कब शुरू हुआ, आए कब। शुरू में आपको समझ में कुछ नहीं आती है, हर एक बात नए सिरे से बताना पड़ता है, तो बेस तैयार करने में टाइम लगता है। और जिसका बेस तैयार है 12th में कुछ नहीं लगता है पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में कुछ नहीं लगेगा। आप फील कीजिए कि आपको 11th से ज़्यादा बेहतर फील हुआ होगा 12th में, क्योंकि आप 11th में मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, मेंटली मेच्योर हो गए। 12th में ये दिमाग आ गया, उसको अप्लाई कर दिए। आज के डेट में जब हम आपको ये पढ़ा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत भारी नहीं है, ये किया जा सकता है। पहले आपको लगता होगा कि असंभव है, लेकिन असंभव नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं, सब दिमागी खेल है। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे सब कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 तक आज रोक रहे हैं, अगला दिन 27 से आगे बढ़ेंगे। अगला दिन आधा समय में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूछताछ करेंगे।